मुझे खुशी है कि आप सब लोग यहां पर संसदीय प्रक्रियाओं, पद्धतियों, यहां की डिबेट, यहां की चर्चा, आजादी के बाद दुनिया में भारत के देशों के संबंध, बदलते संबंधों पर व्यापक चर्चा, संवाद, इस सारी संसदीय प्रक्रियाओं को, यहां की डिबेट को आपको इस प्रिसिशन में समझने का और अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। करीबन 135 मिलियन से ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं और अनुमानित 9500 मिलियन मतदाता इस देश के अंदर है। जब दुनिया के अंदर जब आप जाएंगे तो डेमोक्रेसी को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता और 1952 से लगातार हमारे 17 आम चुनाव के अंदर लगातार मतदाताओं का, मतदान का प्रतिशत बढ़ना, ये इस भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। और किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, कोई भी शासन में रहा हो, लेकिन कभी भी हमारे यहां पर चुनाव पर को लेकर, चुनाव के अनियमितताओं को लेकर कभी भी गंभीर अनियमितताएं नहीं हुई, कोई सवाल नहीं उठे। पॉलिटिकल रूप से आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, स्वतंत्र नगर न्यायपालिका, ये हमारे विशेष रूप से हमारे इंस्टीट्यूशन के संस्थान हैं जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। क्योंकि अब आपको संविधान के तीनों पिलर है, उनसे आपका मिलना होगा। और तीनों पिलरों की जब हम देखते हैं संविधान के अंदर, तो सबका अपना अपना अधिकार है और संविधान में सबके अधिकार दिए गए हैं, चिन्हित किए गए। इसलिए एक तरफ हमारा चुनाव, दूसरी तरफ हमारा संविधान, तीसरी हमारी डेमोक्रेसी, ये ऐसी विशेषताएं जिसको दुनिया से हमें अलग करती है। विदेश सेवा एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है, आकर्षक सेवा भी है और इस सेवा के माध्यम से हम देश को कुछ समर्पित भी कर सकते हैं और दुनिया के अंदर भारत की साख और प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकते हैं। जब आप इस प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब अपने किसी देश में पोस्टेड होंगे तो आपको लगेगा कि ये
ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चुनौतीपूर्ण के साथ साथ आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके कार्य से, आपकी सोच से किस तरीके से हम हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और इसीलिए आपकी ट्रेनिंग होती है। दुनिया के अंदर वैश्विक परिदृश्य के अंदर परिस्थितियां लगातार परिवर्तन होती जा रही है। इस बदलती परिस्थितियों के अंदर, इस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अंदर भारत की समृद्धि, भारत की आर्थिक विकास, भारत के दुनिया के देशों से संबंध, भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही है। और इसीलिए वैश्विक और क्षेत्रीय शांति के लिए हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक, हमारी परंपरा, हमारी सोच, उसके कारण संपूर्ण विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात सही है कि इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो पेशेवर रूप की बड़ी कठिन चुनौतीपूर्ण सेवाएं हैं और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वहां आप देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएं और उस देश में जो भारतीय रहते हैं उनका सबसे नजदीक का रिश्ता आपसे हो। और इसीलिए हमें यहां की डिबेट को देखना चाहिए, यहां की चर्चा को देखना चाहिए, क्योंकि यहां की डिबेट और चर्चा देखोगे, जब जिस देश में आपकी पोस्टिंग होगी वहां की डेमोक्रेसी की स्थिति, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की जनसंख्या की स्थिति और लंबे समय तक भारत और उन देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक संबंध कैसे रहे हैं। आपको यहां की ट्रेनिंग, यहां का प्रशिक्षण जीवन में बहुत मदद करेगा, जो आपके हर सेक्टर के अंदर है, क्योंकि आप भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हैं और भारत के विभिन्न प्रदेशों से आपको पता है कि हर प्रदेश की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग बोलियां हैं। तो आप भारत को समझते तो दुनिया को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और इसीलिए इस प्रशिक्षण काल के अंदर ही ऐसे आपको में शायद में 1 या 2 लैंग्वेज सीखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपकी कोशिश हो कि जितनी आप लैंग्वेज सीखोगे, जितनी लैंग्वेज सीख लोगे, उतना ही आपको वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लाभ मिलेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर संबंध बनाने में लैंग्वेज बड़ा आधार हो गया। किसी भी देश में जाएंगे, जब पोस्टिंग होगी तो वहां की कुछ लोकल लैंग्वेज होगी, वहां पर अलग अलग देश के लोग रहते होंगे, अलग अलग देश की वहां पर एम्बेसडर होंगे, तो उनसे आपके रिलेशन और वहां पर रहते हुए अन्य देशों से रिलेशन आप बेटर कर सकते हो कि आपको अधिकतम लैंग्वेज आएगी। कठिन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये समय रहता है जिंदगी के अंदर जब आप ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीखने के लिए कोशिश करें। भाषा व्यक्ति को जोड़ती है, संबंधों को जोड़ती है, और इसीलिए जब आप वहां पर जाएंगे तो इन सब चीजों का विशेष रूप से आपको मिलेगा कि आपकी डेमोक्रेसी, वहां की डेमोक्रेसी, वहां की सब, आपको जब किसी देश में जाएं तो वहां की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कई मैं अभी विदेश सेवा के अधिकारियों को देखता हूं कि उनका वहां की
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कोई संबंध नहीं होता, वो कभी जानते। कई विदेश सेवाओं के अधिकारी को मैंने भी देखा है कि वहां के जो भारतीय लोगों से उनके इतने गहरे नाते संबंध नहीं होते। ये मैंने कुछ देशों में गया जब अनुभव किया, और कई अधिकारियों को ऐसा भी देखा, वो उनके वहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने बेहतर होते हैं, चाहे वहां की पार्लियामेंट हो, वहां की ब्यूरोक्रेसी हो, वहां के लोकल लोग हो, वहां के लोकल फंक्शन हो। मतलब कितनी दुनिया के अंदर एक विषय हमें जोड़ देता है। आप दुनिया के अंदर जाओगे तो भारतीय योग ने हमें एक विश्वव्यापी नेतृत्व प्रदान कर दिया। हर देश के अंदर जहां भी जाएं, उस देश के अंदर योग आयुर्वेदिक पद्धति अपनाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक विषय ने भारत को दुनिया से जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम किया। ऐसी कई कार्य हैं जिससे हमारे नजदीक संबंध बन सकते हैं। आज दुनिया के अधिकतम देश भारत के संबंध बनाना चाहते हैं। कई हमारे बहुत पुराने राजनीतिक संबंध हैं। कई एम्बेसी 1954 में बन गई, कई तो 1953 में बन गई। हम दंग रह गए कि कितनी जल्दी उस समय के नेताओं ने वहां पर दूतावास स्थापित किया, क्या सोच थी उनकी। तो इसको आगे बढ़ाना है। दुनिया में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाकर कितने देशों से एक व्यक्तिगत संबंध, एक सांस्कृतिक संबंध, एक धार्मिक संबंध, एक योग के माध्यम से संबंध, एक आर्थिक इकोनॉमिक से संबंध। और यही कारण है कि दुनिया आज भारत की ओर देखती है। हम जो हमारी क्षमता, उस क्षमता से ज्यादा हम मदद करते हैं। ये आपने जब भी वैश्विक महामारी चुनौती के समय भी आपने देखा है। इसलिए हम अन्य देशों से किस तरीके से अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं, वहां पर विशेष रूप से आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक संबंध, हमारे आध्यात्मिक संबंध, आप देखेंगे कि कितनों देशों के अंदर बौद्ध धर्म जो अपनाता है वो कितने देश हैं, और बौद्ध धर्म भारत का है। हम किस तरीके से वहां कनेक्ट कर सकते हैं उन देशों को, जब धार्मिक और सांस्कृतिक के माध्यम से भी हम कई देशों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए आप इन सब चीजों को विशेष रूप से आकलन करेंगे। आपके ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, और इसीलिए आज मैं एक बार आपको उदाहरण बताऊं कि कैसे लोग भारत से जुड़ते हैं। ये हमारी हिंदी फिल्में हैं। ये हिंदी फिल्में हमें किस तरीके से जोड़ने का काम करते हैं कि मैं एक बार प्लेन में आ रहा था सिंगापुर से, तो मुझे एक एयर होस्टेस सिंगापुर की थी, एक मलेशिया की थी। मलेशिया का आदमी था, तो वो कुछ हिंदी बोल रहा था। मैंने कहा आप हिंदी कहां सीखे? कि नहीं सीखे नहीं, मैं हिंदी फिल्मों को देखता हूं। तो एक उदाहरण नहीं, मेरे पास कई उदाहरण हैं कि लोग हिंदी फिल्मों को देखते हैं, हिंदी गानों को देखते हैं। तो भारत को जोड़ने के कई तरीके हैं। कोई सांस्कृतिक संबंध हैं, कोई आध्यात्मिक धर्म के संबंध हैं, कई हमारे पुराने पॉलिटिकल रिलेशन हैं, कई हमारे आर्थिक संबंध हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए उनको बाजार की आवश्यकता है, हमें नई टेक्निक की आवश्यकता है। लेकिन आज इतनी परिस्थिति बदल गई है कि हम अन्य देशों के बाजार को भी हमारा एक्सपोर्ट का केंद्र बना रहे हैं कि वहां के बाजार में हमारे सामान बिके। और टेक्नोलॉजी भी हमने कितनी तेजी से विस्तार की है कि पहले
एक लंबे कालखंड तक हम टेक्नोलॉजी अन्य देशों से लेते थे। आज आप जैसे नौजवान लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी तेजी से विस्तार किया है कि आज हम टेक्नोलॉजी अन्य देशों को देने लगे हैं। हम टेक्नोलॉजी के साथ आप जितने बड़े डेवलपिंग देश में जाओगे, आपको लगेगा चाहे आईटी का हो, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वहां का इंजीनियर हो, वहां का रिसर्च करने वाला व्यक्ति हो, भारत का नौजवान है। तो जब नए नौजवान जब जाते हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए कि वहां का भारत का नौजवान वहां पर जो एजुकेशन में किस किस कॉलेज में है, किस किस विद्यालय में है, क्या रिसर्च कर रहा है, क्या विज्ञान में सोच करना चाहिए। वो जब हम विदेश सेवा के अधिकारी उनसे मिलेंगे, समझेंगे, तो उस मतलब क्या सोच से वो दुनिया के अंदर किस देश में पढ़ने गया है, तो हम हमारे देश में उस तरीके के एजुकेशन को डेवलप करेंगे ताकि हम दुनिया के लोग हमारे यहां भारत पढ़ने आए, जो वहां रिसर्च कर रहे हैं, वहां के उस देश को योगदान दे रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि भारत के अंदर वो रिसर्च नहीं कर रहे, क्या कमी है, वो हम सरकार को सलाह देंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं सोचता हूं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी का सबसे बड़ा योगदान भारत के विकास में हो सकता है, उसके आर्थिक, सामाजिक, उसके कल्चर, हर तरीके के विकास में हो सकता है। और इसी जिम्मेदारी के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ कि हम नया कुछ करेंगे जिसमें हमारा देश का योगदान हो, भारत आगे बढ़ सके, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव का कालखंड है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इस कालखंड में जब 100 साल हमारी आजादी के शताब्दी हो तो दुनिया के हर सेक्टर के अंदर हम आगे बढ़ें, और इसीलिए इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है। हमारा काम है कि हम सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों को वहां पर पहुंचाएं, और हमारी नीतियों, कार्यक्रम के अनुसार भारत में क्या क्या बदलाव हुआ उसकी जानकारी हमारे पास परफेक्शन होनी चाहिए, ताकि दुनिया के अंदर भारत की ख्याति बन सके। और उनकी क्या अच्छी चीज है, अच्छी सोच है, उसको हम लेकर भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सरकार को सुझाव दे सके। ऐसी कई जिम्मेदारियां हैं जो आप लोगों को करनी है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर भी आप जब 2 दिन यहां देखेंगे तो किस तरीके से यहां पर डिबेट होती है, चर्चा होती है, वाद विवाद भी होती है, सहमति असहमति भी होती है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि चर्चा, संवाद, बातचीत, सहमति असहमति से जो कुछ भी मंथन निकलता है, जो राय बनती है, उसी से हमने देश की जनता का कल्याण किया है। और ये भारत की संसद है जिसने आजादी के बाद, अगर हम लोकतंत्र की यात्रा को देखें, किस तरीके से हमारा पहला बजट 175 करोड़ रुपए का था, आज 35 लाख करोड़ से ज्यादा बजट है। ये हमने इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में किया है। तो इस लोकतंत्र की यात्रा में इस भारत की संसद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है, जो सभी नेताओं ने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपनी चर्चा और संवाद से सरकार को नीतियां बनाने में सलाह दी, कानून बनाने में सलाह दी, नीतियों, कार्यक्रम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उसके लिए पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में समय समय पर समीक्षा की, उसकी राय दी। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के, डेमोक्रेटिक सिस्टम के, हमारे पार्लियामेंट सिस्टम के कई तरीके हैं जो भारत ने अपनाए हैं। और हमारे पड़ोसी देश रॉयल भूटान से हमारे बहुत नजदीक के संबंध, हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंध है। उनके अधिकारी भी आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वह भी आपको किस तरीके से लगेगा, कितने पुराने हमारे संबंध है और आज भी हमारे संबंध ऐसे ही हैं। और जब आप रॉयल भूटान को देखोगे तो वहां के किस तरीके से उन्होंने बिना अपने सिद्धांतों, नीतियों को परिवर्तन किए हुए किस तरीके से भूटान ने
देश ने प्रगति की है। आज हम ये भूटान के इस बढ़ती प्रगति को देख सकते हैं, वहां की किस तरीके से उन्होंने अपने संसाधनों का सुरक्षित रखते हुए विकास के रास्ते बनाए। और भारत ने भी इसी तरीके किया कि जितने भी दुनिया के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे पॉपुलेशन का मुद्दा हो, चाहे इकोनॉमी का मुद्दा हो, चाहे पड़ोसी देशों के रिश्ते हों, उस पर भारत ने अपनी नीतियों को ठीक से लागू किया। इसके कारण आज दुनिया के अंदर हर सेक्टर के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और इस प्रतिष्ठा को और आगे ले जाने की आपकी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है कि आप इसी संकल्प के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, इसी संकल्प के साथ जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी, आपके नए आइडियाज से, नए सोच से, नई आपकी क्षमता से इस भारत को नई प्रगति मिलेगी। आप सबको बहुत